अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सोशियोलॉजी 401 यानी कि कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। ट्राई करूँगी मैं आपको एक वीडियो पे कवर कर दूँ, अगर ना कर सके तो 2 वीडियो पे लाजमी आपको कवर कर दूँगी। ये जो वीडियो होगी ये वीडियो आपको जो रिसेंटली पेपर MCQs वगैरह आ रहे हैं जो स्टूडेंट ने शेयर किए हैं वो भी उसके लिहाज से भी आपको गाइड करूँगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला है कल्चरेशन। कल्चराइजेशन इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कल्चर डिफ्यूजन दैट इज रिजल्ट ऑफ सस्टेन कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कल्चर एंड वन विच सबऑर्डिनेट टू अनदर। इसमें क्या होता है, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट कल्चराइजेशन जो स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ है कल्चर डिफ्यूजन की, MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जब दो कल्चर का आपस में मेल जोल होता है, ठीक है, और उसमें आपने क्या करना, इसमें से एक कल्चर को सबऑर्डिनेट आप ले लेते हैं और दूसरा कल्चर उसको फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ए और बी दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। ए थोड़ा ज़्यादा फैशनेबल है तो वो क्या करता है, ज़्यादा लोग उसे उसके फैशन की वजह से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दूसरा आपने ये नहीं देखना कि आप किस वजह से फॉलो करते, आप उसको ऐसे ही फॉलो करना शुरू कर दें तो वो आपके पास आता है कल्चरेशन में। उसके बाद हमारे पास है जी कल्चर इंटरेक्शन। कल्चर इंटरेक्शन ये होता है कि जब दो कल्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं, तो उसके जो कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, कल्चरफुल नहीं, कल्चर का कुछ पार्ट जो होता है दूसरे कल्चर पे भी चेंज लाता है। यानी कि एक कल्चर के एक पार्ट के में चेंज होने की वजह से दूसरे पार्ट में जब चेंज आता है तो वो हमारे पास होता है कल्चर इंटरेक्शन। उसके बाद है हमारे पास बैरियर टू कल्चर चेंज। बैरियर टू कल्चर चेंज क्या है, जैसे आपको पता है हर सोसाइटी का अपना कल्चर और कल्चर्स है, अपने नॉर्म्स और बिलीफ है। तो यहाँ उन्होंने हमें बताया कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर फूड्स है, आपका GDP भी इस लिहाज से आया था, फूड है, क्लॉथिंग है, सारा था पाकिस्तान के अंदर, ये सारी कल्चर बैरियर एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी तरीके से आप देखें तो मुख्तलिफ सूबों के लिहाज से हर सूबे का अपना कल्चर, हर सूबे की अपनी डिश है फेमस, हर सूबे की अपनी लैंग्वेज, सारी हमारे पास आता है। बैरियर टू कल्चर चेंज जो पाकिस्तान के अंदर स्टिल एग्जिस्ट है। और मेरी आपको एडवाइस है, जो आपने GTP सॉल्व किया है उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना, कि सम टाइम GTP के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद है कल्चर एंजर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। कल्चर एंजर्ड इन्वॉल्व डेवलपमेंट वर्क फॉर द एग्जाम्पल फैसिलिटेट चेंज इन द मॉडर्न टाइम। कल्चर चेंज मतलब होता है डेवलपमेंट वर्कर, यानी कि अगर आप देखें आपकी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट वर्कर कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है, मिनिस्ट्रीज है, ये सारे की आपके पास कल्चर एजेंट है जो कल्चर की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जिनको हम वोट देकर हायर करते हैं ताकि वो डेवलपमेंट के लिए काम करे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, इसमें है द कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ अ चेंज। यहाँ जो आप वैसे तो कम्प्लेक्स प्रोसेस तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव आउट करना, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर माइग्रेट लोग पीपल कर आते हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट तो कर आते हैं, ठीक है, लेकिन एक बंदा है, जैसे कि आप फॉरवर्ड करें, आपके बाबा बाहर काम करते हैं, आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो वो माइग्रेट हमेशा के लिए तो रिश्ता नहीं ना तोड़ सकते आपके साथ, तो ज़ाहिर बात है वो कुछ टाइम के साथ आएगा, लेकिन अपनी नॉर्म्स ऑफ बिलीफ लेकर वो गए हैं, लेकिन वहाँ के कुछ नॉर्म ऑफ बिलीफ वो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ कट ऑफ नहीं हुए, वे लोग कट ऑफ नहीं हुए, यानी कि वो वापस आकर अपने जो कल्चर है उसको फिर अडॉप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें उन पर होंगी। इस तरह कल्चर कम्प्लेक्स प्रोसेस है इस तरह चेंज होने का। उसके बाद हमारे पास प्लान कल्चर, इसको स्किप करते हैं। ग्लोबलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्रॉडर टर्म व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द फ्लो ऑफ मनी, गोल्ड, इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके जरिए हम करते हैं जो फ्लो होता है मनी का, गुड्स का, इंफॉर्मेशन का, वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि हम एक्सचेंज करते हैं, यहाँ बैठ कर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं बाहर से, तो वो हमारे पास एक ग्लोबलाइजेशन। जो आज की दुनिया है वो क्या है, एक स्मॉल टाउन की तरह है, तो आप कोई भी चीज़ उसके साथ एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ 1980 में। ग्लोबलाइजेशन हैज अ स्टडी ऑफ कल्चर चेंज मोर कम्प्लेक्स ड्यू टू द effect on a variable culture process include the date of a change। जो कल्चर द स्टडी जो कल्चर बहुत अफेक्ट डालती है ग्लोबलाइजेशन कल्चर के अंदर, ठीक है। इन सम केस ग्लोबलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस ऑफ चेंज इन अ वर्ल्ड कल्चर।
अब उन्होंने कहा है कि कल्चर जैसे ग्लोबलाइजेशन हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट होता है, इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का भी नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट ये आपके फॉर द एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ग्लोबलाइजेशन की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अब उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी आ जाती है। इनइक्वालिटी आती है क्योंकि टेक्नोलॉजी उसकी जगह क्या होता है, लोगों की जगह टेक्नोलॉजी ले लेती है। जैसे कि आप एक सिंगल क्लिक से दूसरी भी उसमें एक्सेस कर सकते हैं, तो उसमें जो इनइक्वालिटी आती है तो वो जो लोग हैं वो तो बेरोजगार रह जाते हैं, उन पर फिर लोगों को उस तरह के रिसोर्सेज नहीं मिलते। जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का इल्म है वो तो चलो फिर कुछ ना कुछ अर्निंग कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं है तो वो इनइक्वालिटी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए ग्लोबलाइजेशन को भी नेगेटिव भी इम्पैक्ट है और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिहाज से देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है हमें एक सिंगल क्लिक करने से हर चीज़ मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कोई चीज़ हमने खरीदी वो भी हमें मिल जाती है। और अगर हम चाहेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें बेहतर से बेहतर चीज़ मिल जाती है। हमें पता लगता है एक ही जगह पे सिंगल क्लिक में 600-700 लोग होते हैं, तो आपको पता लगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट, तो आप किसी को भी चॉइस कर सकते हैं। नहीं कि आप एक दुकान पे जाके चीज़ें खरीदें, दूसरी दुकान पे जाके चीज़ें खरीदें। तो ग्लोबलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, अगला है हमारे पास नीड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नीड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है? देखिए हर पॉलिटिकल सोसाइटी का एक फंक्शन होता है जिसमें फंक्शंस होते हैं, एक बॉडी होती है जिसमें मेंटेन कल्चर ऑर्डर किए जाते हैं, कुछ कंफ्लिक्ट होते हैं, वो सारे सॉल्व कौन करती है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। स्टडी द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि हम ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर है, बॉडी है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के, वो सबको मेंटेन कर सकें। अब उन्होंने मैं बताया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन is found within the four term: band, ट्राइब, चीफडम एंड हमारे पास लास्ट जी है स्टेटस। तो हम ये जो चारों हैं वो चारों एग्जाम के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं बैंड। बैंड जो है वो एग्जिस्ट करती है फॉर रैकिंग सोसाइटी। फॉर रैकिंग सोसाइटी वो होती है जो जंगलों में रहते हैं, जो क्या करते हैं, शिकार कर परिंदों को जो खाते हैं, वो उसमें जो एग्जिस्ट करता है कल्चर, वो हमारे पास बैंड सोसाइटी कल्चर एग्जिस्ट करता है। उसके रिलेटेड सेट विद लो पॉपुलेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी एनी लाइक दिस, यानी कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए अब वो क्या कहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको पैसे की जरूरत तो नहीं होगी, जारी बात है, वो कहेंगे कि आम की जगह आप सेब ले लें, सेब की जगह आम ले लें, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। हम एक बंदे को हाई कर लेते हैं कि यही हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वही सॉल्व करेगा, ठीक है। यहाँ ट्रैवल, ये सोसाइटी है सर्टनली पैन ट्रैवल मैकेनिज्म दैट इंटीग्रेट क्ले मेंबर टू फेस द एक्सटर्नल थ्रेट। जैसे कि आप किंगशिप में क्या करते हैं, एक बंदे को हायर कर लेते हैं कि यही हमारी जो है सारी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करके यही हमारे सिस्टम को हायर करेगा, तो इस पर हमारे पास किंगशिप सिस्टम ये आता है। उसके बाद हमारे पास है चीफडम इन्वॉल्व द मोर फॉर्मल परमानेंट पॉलिटिकल सोसाइटी डेट फाउंड ट्राइबल सोसाइटी के, ये है। अगला है हमारे पास ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर एक बंदे को हायर कर लेते हैं एज अ क्लेम मैन, कि जितनी भी हमारे पास जो डिफिकल्टी होंगी, प्रॉब्लम्स होंगे, वो सॉल्व करेगा। ये इंपॉर्टेंट। ट्राइबली बेस्ड सोसाइटी हैव अ सर्टेन पेन ट्राइबल मैकेनिज्म दैट इंटीग्रेट क्लेम मेंबर टू फेस एक्सटर्नल थ्रेट। और मोस्टली ये जो लोग होते हैं वो ईडल होते हैं, क्ले ईडल डज नॉट होल्ड द फॉर्मल पॉलिटिकल ऑफिस। और उनका ये नहीं होता कि ये मतलब लॉ के लिहाज से इनको ये चीज़ें नहीं दी जाती, लेकिन ना इनका कोई ऑफिस होता है, लेकिन हम लोग एज ए सोसाइटी, जैसे कि आपके घर में सोसाइटी के अंदर या अपनी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बड़ा होगा जो सबके फैसले, किसी में आपस में झगड़ा तो वो फैसले करता है, तो वो आपका क्या क्लेम है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास ये इस एग्जांपल पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद चीफडम जो आपका बेसिकली होता है, ये जो किंग सिस्टम होता है, इसको ये प्रमोट करता है। Chiefdoms involve the formal and permanent political structure that is found in tribal society. Political ये फाउंड किया जाता है ट्राइबल सोसाइटी में, फाउंड किया जाता है। पॉलिटिकल अथॉरिटी इन चीफडम डेस्ट एन इंडिविजुअल हु एक्ट अलोन। इसमें क्या होता है, मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि जैसे कि आपने इंग्लैंड में देखो कि मलका है बरतानिया, ठीक है, एक किंग सिस्टम है और वही सब चीज़ों को चला रहा है, तो वो आपके पास है चीफडम सिस्टम, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि किंग सिस्टम किस में एग्जिस्ट करता है, फॉर द एमसी किसके लिए आता है, वो चीफडम में करता है। जैसे मैंने बताया ब्रिटिश इम्पोज इन नाइजीरिया, कीनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि नाइजीरिया के अंदर कौन सा या कीनिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी
स्टेट जो हमारा अभी चल रहा है वो हमारे स्टेट चल रहा है। स्टेट हैव द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, स्पेशलाइज पॉलिटिकल रोल, मेंटेन अथॉरिटी ऑन द बेस ऑफ आइडियोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, स्पेशलाइजेशन सब कुछ मैनेज करते हैं ऑन द बेस ऑफ आइडियोलॉजी, जो हमारे नज़रियात हैं उसके लिहाज से। जब हम क्या कहते हैं करते हैं आपस में हर चीज़ को, तो वो हमारे पास आती है इंटीग्रेशन, जहाँ हमारे पास मिलिट्री भी आ जाती है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, लोग हमें बताते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं। अब यहाँ ने बताया कि 5500 ईयर एगो पहले ही विद द ग्रीन सिटी स्टेट, ये अपने याद रखना है, 550 ईयर एगो जो है ग्रीन सिटी जो स्टेट एंड रोमन एम्पायर प्रोवाइडिंग द इम्प्रेसिव एग्जांपल। तो आपसे पूछा जा सकता स्टेट जो सिस्टम है उसके अंदर कौन सी जो एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती है, ग्रीन सिटी स्टेट एंड रोमन एम्पायर प्रोवाइडिंग द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट। अच्छा, नेशन स्टेट, जब आप एक ही कंट्री के, जब एक ग्रुप ऑफ कंट्री जो है आपस में अपने सिंबल, आइडेंटिटी, कल्चर दूसरी कंट्री के साथ शेयर करता है, तो वो हमारे पास आता है नेशन स्टेट। नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन सिंबल, जब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो शेयरिंग करता है कॉमन कल्चर, हेरिटेज और रीजनल, वो आपके पास सारा आता है नेशनल स्टेट में। उसके बाद है पॉलिटिकल थ्योरीज। इसमें क्या है कि इसमें 3 किस्म की टाइप आती हैं, और ये पहले उन्होंने लिखा है कि आखिर क्यों इस्तेमाल होती है। मोस्टली लोग आपको देखें आजकल की दुनिया जो है बहुत बिजी है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो ये वो लोग होते हैं, ये कहते हैं कि जो स्टेट के अंदर है सेंटर इन द क्वेश्चन वाई पीपल सिलेंडर वन ऑफ द ऑटोनॉमी टू द पावर अथॉरिटी, के वो क्यों लोग सिलेंडर कर देते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, तो वो क्यों नहीं गवर्नमेंट में आते। तो इसका ये है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि आप हर कोई तो पॉलिटिकल्स में नहीं जाता, हर लोगों का पॉलिटिकल में इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स में, तो वो क्या करते हैं, वो मंदिर को हाई कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग हायर करते हैं वोट देकर अपने प्राइम मिनिस्टर को। तो वो इस वजह से इस चीज़ पे उन्होंने इसका आंसर दिया है कि क्यों लोग इंटरेस्ट नहीं रखते। उसके बाद हमारे पास 3 टाइप है वॉलंटरिस्टिक स्टेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि सम theorists suggest that gaining specialized labor voluntary give them the autonomy exchange for they receive the benefit। ये जो होती है, ये क्या होती है, स्पेशलाइज लेबर से कंसर्न करती है, ठीक है। स्पेशलाइज लेबर होती है, लेबर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाकर अपनी क्या कहते हैं तो पॉलिटिक्स में आए, तो वो क्या करते हैं, वो हायर कर लेते हैं, जी हम लोगों को अपने काम से गर्ज है, आप जाएं किसी को भी हायर करके काम करवाएं। सेकंड हमारे पास ये है जी, जब हमारी एग्रीकल्चर और रिफॉर्म से रिलेटेड जो होती है फॉर्मेशन, वो हमारे पास सेकंड कैटेगरी में आती है। थर्ड ये होता है, थर्ड में हमारे होते हैं जब किसी पर हम ज़बरदस्ती बाय फोर्स किसी की चीज़ पर फॉलो करवाएं या क्या कहते हैं उसको बाय फोर्स हर तरीके से करवाएं। जैसे कि वार सिस्टम में क्या होता है, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पर आकर कब्जा जमा लेती है, तो जब हम बाय फोर्स करें तो वो हमारे पास थर्ड टर्म पर आती है। ये भी जो है एमसीक्यूज के लिहाज से तीनों टाइप्स इम्पोर्टेंट हैं। अगला है नीड फ्रॉम द सोशल कंट्रोल के, क्या नीड है सोशल कंट्रोल की। ऑल फॉर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड अ मीन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। एवरी कल्चर है डिफाइंड व्हाट द कंसीडर द नॉर्म एंड। अब उनके हर सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल होता है। सोशल कंट्रोल ही डिफाइन करता है कि एक इंसान की क्या नॉर्म्स है, क्या वैल्यू है, हाउ टू परफॉर्म दिस सोसाइटी, कि हम उनको कैसे परफॉर्म करें। अगर हम कैसे परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास है, और हमें पता है क्या होंगे, क्या ठीक है, किस तरीके से हमें परफॉर्म, किस तरह खाना है, किस तरह बैठना है, ये सारी चीज़ें हमें क्या पता है, सोशल कंट्रोल बताते हैं। सोशल नॉर्म क्या होते हैं, ऑल द सोशल नॉर्म आर सेंशन टू वेरी डिग्री अकॉर्डिंग टू द वेरी हेड बाय डिफरेंट कल्चर। ये सोशल नॉर्म्स क्या होती हैं, जो वेरी करते हैं, वेरी डिग्री करते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू हेल्ड बाय डिफरेंट मतलब कल्चर, डिफरेंट कल्चर के लिहाज से। आप इसमें सोशल नॉर्म्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इस लिहाज से हो सकती है, जब कोई काम अच्छा करते हैं आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो पॉजिटिव सोशल नॉर्म में हो जाएगी। जब कोई काम आप बुरा करते हैं और उसके बदले भी आपको पनिशमेंट मिलती है, वो नेगेटिव में हो जाएगी। उसके बाद मेंटेनिंग सोशल कंट्रोल। उनका in a banned and troubled society intend to maintain the social control by mean of information mechanisms such as socialization, public opinion, and organization sensation social provided by the formal organization such as through law and law enforcement agencies। जब हमारा जो सोशल और कंट्रोल होता है, मतलब जब हमें पता चलता है कि हमें ऐसे बिहेव करना है, ऐसे तरीके से, जब उसको हम मेंटेन करते हैं तो वो हमारे पास मेंटेन सोशल कंट्रोल आता है। उसके बाद है सोशल कंट्रोल। बैंड एंड ट्राइबल सोसाइटी मेंटेन द सोशल कंट्रोल। सेम चीज़ ऊपर वही लिखी हुई है
कि हम लोग क्या कहते हैं, हमारे नॉर्म्स और बिलीफ होते हैं, जब इन नॉर्म्स और बिलीफ को हम पूरा करते हैं तो वो हमारे पास सोशल कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजी और इंटरेस्ट इन साइकोलॉजिकल डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। जो एंथ्रोपोलॉजी होते हैं वो उनका कंसर्न होता है डिफरेंस और सिमिलैरिटी में इन द वर्ल्ड के अंदर क्या है। नीचे ये क्वेश्चन दिए, इसको आप स्किप कर लें। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है? इमोशनल डेवलपमेंट ये है, फर्ज करें आप अगर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, और डेथ होने के बाद उसका आपकी शख्सियत पर ज़्यादा उसका असर रहता है, तो आप इमोशनल डेवलपमेंट मतलब इमोशनल हैं आप। उसके बाद साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल, द एबिलिटी टू मेक अ ब्रिंग कॉन्ट्रास्ट अंडर फिनोमिना प्लान ऑफ द फ्यूचर, हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल ट्रेड। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजी को और साइकोलॉजी की ट्रेड करते हैं, तो वो आपके पास साइकोलॉजी का यूनिवर्स आता है। अगला है कोग्निशन एंड द कल्चर। कोग्निशन कल्चर में ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम मतलब अपने बहुत से लोग क्या होते हैं, हर लोगों की अपनी एबिलिटीज़ हैं, अपनी पावर्स है। कोग्निशन मतलब एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, ठीक है, हर बंदे की अपनी हर बंदा अपने लिहाज से देखता भी है और समझता भी है। और लोगों की जो ये थिंकिंग कौन डेवलप करता है? कल्चर डेवलप करता है। देखिए हर बंदे का अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर में लर्निंग सीखेगा, लर्निंग सीखने के बाद उसकी अपनी डिफिकल्ट जो थिंकिंग होगी, उसके अपने अजम्पशन होंगे, वो सारे हमारे पास कोग्निशन कल्चर पे आते हैं। उसके बाद है सोशलाइजेशन is a term that psychologists have brought to describe the development, इसको आप स्किप कर दे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशियोलॉजी। इस चैप्टर को आप स्किप कर देंगे, इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है आइडियोलॉजी। यहाँ से जो अब चैप्टर स्टार्ट होंगे वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिहाज से। आइडियोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ आइडिया एंड आइडियोलॉजी कैन बी थॉट ऑफ कंप्रीहेंशन विजन। आइडियोलॉजी क्या होता है? ऐसे नज़रियात, मतलब जब आइडिया आपका कलेक्शन होगा तो वो आपका क्या आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मैंने बताया कि जेंडर आइडियोलॉजी है, मुख्तलिफ लोगों की जो जेंडर आइडियोलॉजी वो डिस्क्राइब करती है कि वुमेन के क्या राइट हैं और मैन के क्या राइट हैं, तो वो हमारे पास आती है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज इन एवरी लाइफ। उनकी आइडियोलॉजी सोसाइटी है आइडियोलॉजी डेट फॉर्म द बेस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, कॉमन सेंस डेट बेस एंड रिमेन इनविजिबल टू पीपल विद इन अ सोसाइटी। उनके हर जो आपकी एवरीडे जो आइडियोलॉजी होती है वो होती है पब्लिक ओपिनियन में और कॉमन सेंस के लिहाज से होती है, और ये विजिबल होती टू मोस्ट पीपल विद इन सोसाइटी, बहुत विजिबल नजर आती है आपको मोस्ट पीपल इन सोसाइटी में। उसके बाद हमारे पास देयर द मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल, सोशल, इम्पेस्टेमोलॉजिकल एंड एथनिकल। ये आपके पास 4 टाइप हैं, ठीक है, आइडियोलॉजी की। और कैसे है? पहला है हेजीमनी। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे जो सोसाइटी कुछ मामलात पे जो हमारे बड़े होते हैं वो नहीं रिवॉल्व करते अपने कल्चर को, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप देखें कुछ सोसाइटी ऐसे होती है कि अगर कोई चीज़ रॉन्ग भी उनके कल्चर में पाई जाती है, कहते हैं नहीं ऐसे नहीं है, हम लोगों को गलत गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ है नहीं, ताकि जो सोसाइटी का वो भरम कायम रहे, तो वो आपके पास आती है हेजीमनी। और ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्रामसी ने दिया था, ये आपने याद रखना है। मतलब वन मोस्ट पीपल इन सोसाइटी थिंक लाइकिंग अबाउट अ सर्टेन मैटर, जब बहुत से लोग सोसाइटी के अंदर है वो एक मैटर के लिहाज से सेम सोचते हैं। इफ एंड फॉरगेट दैट, वो इवन के बोल जाते हैं कि देयर आर अल्टरनेटिव करंट स्टेट ऑफ अफेयर, के अल्टरनेटिव भी उसके अवेलेबल है, लेकिन वो नहीं बताते, जो सही होता है वो नहीं बताते और यूज़ करते हैं ल्यूकनर डिस्क्लोजर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं ल्यूकनर डिस्क्लोजर के लिए। ल्यूकनर डिस्क्लोजर यूज़ करते हैं जिसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपकी करेक्ट है वो आपने नहीं बतानी, और जो चीज़ आपकी करेक्ट नहीं है वो आपने बतानी है। उसके बाद है लॉजिकल में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो जब साइंस की ग्रोथ हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी ने कहा कि इसको, फिलोसोफर ने कहा कि इसको जो है साइंस के लिहाज से मेंटेन कर लिया जाए एंथ्रोपोलॉजी को या इन चीज़ों को, चेंजेस को। लेकिन बहुत से लोगों ने इसके बारे में किया है कि जो इस पर क्रिटिसाइज़ किया है, क्रिटिसाइज़ किया, उनको साइंटिज्म कहते हैं। उनके ये लिखा है द क्रिटिसाइज फॉर द पीपल आइडियोलॉजी इज कॉल्ड साइंटिज्म। फिर लोगों ने कुछ एंथ्रोपोलॉजी ने इसके बारे में पॉजिटिव व्यू दिया और कहा कि जो साइंस है वो बेस
करती है फैक्ट एंड फिगर में, वो ऐसा नहीं कि जो रॉन्ग है वो बता रही होती है, तो हमें चाहिए कि हम साइंस को कर लें। तो ये जो चीज़ है हमारे पास इस पे आती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या होता है, इन सोशल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन सेट ऑफ आइडिया एंड प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन हाउ द सोसाइटी शुड बी वर्क आफ्टर द ब्लूप्रिंट। इन सोशल स्टडी के अंदर हमें पॉलिटिकल साइंस ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे सोसाइटी के जो आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल है, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम, क्या इनका प्रोसेस है, ये हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताती है। इसका कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी थी वो 20वीं सेंचुरी में हुई थी, वो कम्युनिज्म थी, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मैक्स और ये फ्रेडरिच ईगल ने दिया था, ठीक है। कम्युनिज्म is a term that refers to the one of survivor think a certain social system ideology can support a system and wish to implement that। उनके कम्युनिज्म भी एक टर्म है जो आज के दौर पर नहीं आएगी, बल्कि उससे भी आगे हमारी जो है फ्यूचर इन करीब आएगी। जो आज के दौर पे हमारा जो सोसाइटी काम कर रही है वो कैपिटलिज्म कर रही है, उसके बाद हमारे पास आएगा सोशलिज्म के बाद आएगा कम्युनिज्म। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है फॉर द MCQs एंड द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ उन्होंने हमें यहाँ बताई हुई है कि कैसे कैसे एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल को भी आपने पढ़ लेना है। मोस्ट एग्जाम्पल भी पूछ जाती है किस चीज़ की एग्जाम्पल है। इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, इकोनॉमिक कंसीडर करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर के बारे में, ठीक है। तो जब सब स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सोसाइटी हो, तब सब स्ट्रक्चर यानी कि सब स्ट्रक्चर क्या क्या हम देखें, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को ज़्यादा डिस्कस करें, डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा डिस्कस, सब मॉडल ऑफ अ सोसाइटी है वो हमारे पास इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है। उसके बाद है इंटरेक्शन बिटवीन द लीगल इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी का क्या इंटरेक्शन है। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर मुसलमान के अलावा हिंदू भी रहते हैं, लेकिन उनको ऐसे राइट नहीं मिलती। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, वो तो कहता है कि उसको राइट मिलते हैं, लेकिन बेसिकली ये नहीं है कि उनको उस तरह के राइट मिलते हैं जिस तरह के हमें राइट मिलते हैं। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में किसी को भी राइट खास से नहीं मिलते, सारी जो गेम है वो पावरफुल बंदे की गेम है। उसके बाद है व्हाट आर द एसोसिएशन आर द नॉन किंग एंड नॉन टेरिटोरियल ग्रुप आर टाइप ऑफ सोसाइटी। यानी कि जब बहुत से सोसाइटी कल्चर मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिनका अपना खूनी रिश्ता कोई नहीं होता, ना जान पहचान होती है, वो आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं, उसको कहते हैं एसोसिएशन। विच पोजेस सम काइंड ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे मेंबर टू हैव अ कॉमन इंटरेस्ट एंड सेंस अ कॉमन पर्पस। एक ग्रुप तभी बनता है जब उनके कॉमन गोल्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, तो हमारे पास क्या आता है एसोसिएशन में। उसके बाद है हमारे पास वेरिएशन इन एसोसिएशन जो है अस्क्राइब, वेरिएबल, अस्क्राइब टू अचीव। अस्क्राइब वो हमारे पास क्वालिटी होती है एसोसिएशन की जो हमें एट द बर्थ मिली होती है। जैसे कि हमें अपना कल्चर, अपनी कास्ट एज अ बर्थ मिली है, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होती जा रही है। उसके बाद हमारे पास अचीव्ड वो चीज़ है जो हम लोगों ने अपनी एफर्ट करके कुछ अचीव किया। जैसे कि एक बंदा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है तो उसने वो अचीव्ड क्वालिटी की है। यूनिवर्सल स्क्राइब क्वालिटी वो क्वालिटी होती है आर फाउंड इन ऑल द सोसाइटी, ये जो ऑल द सोसाइटी फाउंड की होती है। जैसे जेंडर जो है ऑल द सोसाइटी सेम है, या तो मेल है या तो फीमेल है। उसके बाद है वेरिएबली एस्क्राइब क्वालिटी जो होती है पूरे दुनिया में यूनिक होती है, वो हमारे पास होती है। वो हमारे पास एस्क्राइब क्वालिटी, वेरिएबल एस्क्राइब क्वालिटी लाइक एथनिसिटी, सोशल क्लास डिफरेंस एटसेट्रा वगैरह। उसके बाद है नॉन वॉलंटरी एसोसिएशन, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद एज सेट का मतलब होता है कि जब सेम एज सेट ऑन द अदर हैंड इज अ ग्रुप ऑफ पीपल सिमिलर एज, ऐसे लोग जो आपके सेम एज के हों, सिमिलर सेक्स के हों, दे थ्रो कम ऑफ ऑल ऑफ द लाइफ स्टेज टुगेदर, यानी कि आपकी एज वगैरह के लिहाज से तो वो आपके पास एज सेट पे आता है। यहाँ उन्होंने कंसेप्ट दिया है कि एग्जांपल दिए 60,000 पीपल लिविंग युगांडा पे लिव कर रहे हैं, मतलब कि रह रही हैं 5 एज सेट के अकॉर्डिंग 25 साल से, तो वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है रीजनल एथनिक एसोसिएशन आर वॉलंटरी एसोसिएशन हुज मेंबर एज पर वर्बली अस्क्राइब सोसाइटी। बोथ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन आर यूजुअली फाउंड इन सोसाइटी विद टेक्नोलॉजिकल एडवांस एजुकेशन ब्रिंग on the form of economical and social complexity as well as। ये जो वर्ड वॉलंटरी लिखा हुआ इसका मतलब है कि अगर आपका दिल चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, दिल ना चाहे तो आपको आप फॉलो नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी मर्जी। और ये जो है रीजनल एथनिकल एसोसिएशन है आर यूजुअली फाउंड इन सोसाइटी, इन सोसाइटी में पाई जाती है जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा इन्वॉल्व हो।
उनके रीजन एथनिकल सोसाइटी कॉमनली एम्फसाइज हेल्पिंग टू अडॉप्ट द न्यू कंडीशन, यानी कि वो इन सोसाइटी में पाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं अडॉप्ट करने के लिए न्यू कंडीशंस, न्यू नॉर्म्स और न्यू बिलीफ को। जैसे कि एक बंदा माइग्रेट कर आता है, उसे तो नहीं पता वहाँ के रस्म व रिवाज को, तो जब वो वहाँ रहता है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, तो वो हमारे पास आते हैं रीजनल एंड एथनिक एसोसिएशन। यहाँ एक एग्जांपल है, चाइना टाउन इज द मेजर सिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट एसोसिएट फॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ऑफ चाइना। जैसे कि चाइनीज के अंदर चाइना टाउन ये इंस्टीट्यूशन है वो काम करता है कि एथनिक सोसाइटी आर बेस्ड ऑन द एथनिक टाइड सच सिचुएशन एंड पार्टिकल। एथनिकल बेसिकली क्या होता है, जब हम ग्रुप बना लेते हैं ऑन द बेस ऑफ सेम रेस सेम कल्चर, वो हमारे पास एथनिक एसोसिएशन होता है। उसके बाद रोटेटिंग क्रेडिट एसोसिएशन होता है, ये हमारे पास होती है एसोसिएशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल म्यूचुअल एड ईच मेंबर ग्रुप कंट्रीब्यूट, यानी कि हर एक मेंबर जो है कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि आप कमेटी देख लें, कमेटी में क्या करते हैं, आप हर मंथली कमेटी देते हैं, ठीक है, मतलब महीने की सारी कंट्रीब्यूशन करके आप देते हैं। उसके बाद आपने वो एक बंदे के अंदर हैंड ऑफ कर देते हैं, और जब हैंड ऑफ कर देते हैं तो रोटेशन बेस पे आप उस कमेटी को लेते हैं, तो वो आपके पास आते हैं रोटेशन क्रेडिट एसोसिएशन आती है। इसमें 10 या 13 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद मल्टी एथनिक एसोसिएशन को छोड़ दें आप। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है एथनिसिटी रेफर द कल्चर सम फिजिकल करेक्टर टू क्लासीफाई। जैसे मैंने आपको बताया, जब बहुत से लोग आपस में कुछ लोग आपस में मिलकर कहते हैं ग्रुप बना लेते हैं ऑन द बेस ऑफ कल्चर, ठीक है, कल्चर एक इनका सेम होता है, इस वजह से बना लेते हैं, या कोई भी ऐसी जो कॉमन चीज़ होती है एथनिसिटी, तो वो हमारे बना लेते हैं। एथनिसिटी बेसिकली क्या होता है, जब लोगों को राइट नहीं मिलते तो लोग क्या करते हैं, अपने हम ख्याल रखने वाले लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो हमारे पास आती है एथनिसिटी। वर्सेस मिनोरिटी वीज एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप में जैसे मैंने कहा कि हालांकि एथनिक ग्रुप जो है मिनोरिटी भी हो उसकी, इतने ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन मेजॉरिटी पीपल हो सकते हैं ग्रुप मिनोरिटी में हो और मेजॉरिटी में दोनों हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक एथनिक फॉर मैनी एम्फसाइजिंग कनेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल एंड, जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि कैटेगराइज करते हैं जो हमारे अफ्रीकन अमेरिकन, उनको हम ब्लैक इंग्लिश कहते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं ब्लैक इंग्लिश। तो हम लोगों को स्किन कलर करते हैं, वो हमारे करते हैं। उसके बाद रेसेस द बायोलॉजिकल स्पेस ऑफ वैरायटी ऑफ स्पेस। उसमें क्या होता है कि हम लोगों को बायोलॉजिकल कंसीडर करते हैं, बायोलॉजिकल यानी कि इसकी आंखें ये हैं, तो इसको हम ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कर देंगे कि वो अंग्रेज़ है, अगर काला तो हमसे कहेंगे अफ्रीकन है, इस स्किन के लिहाज से करेंगे। लेकिन साइंटिस्ट बात को एग्री नहीं करते कि हर चीज़ जो है इस तरह हम उसको डोमिनेट हो जाता है कल्चर, कहते नहीं। यहाँ उन्होंने हमें एग्जांपल कुछ दी हुई है, चंपैंजी की दी हुई है कि 2.2 and 3 बार वो जेनेटिक वेरिएशन करती है, तो इस तरह ह्यूमन जो है बार बार वेरिएशन करता है। इसको जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसका एक ने बार बार वेरिएशन करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कैन बी आल्सो डिसेप्टिक, यानी धोखा दे जाने वाली चीज़, ठीक है। और आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास है रेवलेंस ऑफ अ नेचर, इसको भी छोड़ दें। हाँ जी, इंटर ग्रुप द रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू के लिहाज से भी और फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। पहला है प्लूरलिज्म, टू एंड मोर ग्रुप लिविंग इन हार्मनी विद रिटेनिंग दे ओन द हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। जब दो या दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं, इत्तेफाक से रहते हैं, हार्मनी के साथ रहते हैं, लेकिन वो अपना कल्चर और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं प्लूरलिज्म। असेंबुलेशन क्या होते हैं, जब दो या दो कल्चर आपस में मेल जोल करते हैं, तो एक कल्चर की जो चीज़ें हैं दूसरे कल्चर पे मिक्स हो जाती हैं, मतलब कि ऑब्जॉर्व हो जाती हैं, तो वो हमारे पास आता है असेंबुलेशन। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी, व्हाइल सम लेजिस्लेशन कैन नॉट बी इंश्योर्ड दैट द मिनॉरिटी इन इक्वल राइट। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी हुई है कि जो हमारा लॉ कहता है कि सबको राइट मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी मिनॉरिटी हैं, सारी बात उनकी पावर नहीं होगी, तो उनको उस तरह के राइट भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जीनोसाइड द मास एनिहिलेशन ग्रुप ऑफ पीपल। जब इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल होंगे तो वो हमारे पास जीनोसाइड पे आ जाएंगे, तो ये फॉर द एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है।
अगला है सिस्टम ऑफ अ बिलीफ। एवरी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सिस्टम ऑफ बिलीफ होता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हर सिस्टम का अपना बिलीफ होता है, उसको वे ऑफ रिप्रेजेंट करने का भी अपना बिलीफ होता है। हर सोसाइटी अपने बेसिस को एक्सप्लेन करती है और अपने वे से एक्सप्रेस फेथ करती है। अगला एंथ्रोपोलॉजी प्रिसेप्टिव ऑन अ बिलीफ इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है इसका कंसर्न नहीं होता कि कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट है कौन सा रॉन्ग है, बल्कि इसका कंसर्न होता है वेरियस सिस्टम ऑफ बिलीफ के साथ कि वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या फंक्शन, क्या रोल है, क्या नॉर्म्स है और किस तरह ये फंक्शन, नॉर्म्स और वैल्यू कल्चर को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो हमारे पास जो है ये सारी कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की ये सारे बिलीव हैं। उसके बाद सोशल फंक्शन ऑफ अ रीजन कि हमारी जो है वो किस तरीके से फंक्शन करती है एज अ रीजन पे। आपको पता है जैसे इस्लाम है, इस्लाम ने हमें पूरा सिस्टम दिया है कि किस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारें, किस तरीके से हम ये चीज़ करें। तो ये सारा जो सिस्टम है तो सोशल फंक्शन ऑफ अ रीजन, क्योंकि रीजन ही हमें बताता है कि क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चीज़ गलत है, तो हमने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे देखा सिस्टम, बिलीफ सिस्टम फुलफिल द सोशल नीड। जैसे कि इस्लाम ने हमारे फुलफिल सोशल नीड कर दिया, हमें बता दिया कि ये काम गलत है, ये काम ठीक है, हमने ये करना है, ऐसे करना है। तो जिस तरह हमने कैसे सोशल में परफॉर्म करना है, सबसे अच्छा सलूक करना है, तो ये हमारे पास होता है सोशल फंक्शन ऑफ रिलीजन। इसके बाद साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अ बिलीफ। साइकोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम परफॉर्म सर्टेन साइकोलॉजिकल फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल कंफर्ट बाय एक्सप्लेनिंग द अनएक्सप्लेन्ड। यानी कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमें जो ये होता है कि मौत के बाद क्या होगा, इसका टेस्ट तभी हम कर सकेंगे जब हम मर चुकेंगे। जब मरने के बाद हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे मरने के बाद हमारा ये हुआ। तो ये जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, अगर हम इनको एक्सप्लेन कर दें, बिलीफ सिस्टम ने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, हमें पता है मरने के बाद हम लोग एक दिन मर जाएंगे, तो मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, ये बिलीफ सिस्टम ने हमें बता देकर हम अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हम बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है साइकोलॉजिकल फंक्शन। बिलीफ सिस्टम कैन आल्सो हेल्प अ पर्सन कोप विद द स्ट्रेस। इससे जो हमारी स्कोप मतलब स्ट्रेस एग्जाइटी होती है अबाउट अननोन लेकर, यानी कि ये चीज़ होगी, ऐसे है वैसे है, ये सारी जो हमारी परसेप्शन है और हमारे जो बिलीफ सिस्टम है जो है, तो ये सारे हमारे उसने एक्सप्लेन करते। इवन प्रिपेयर प्रोवाइड ए साइकोलॉजिकल कंफर्ट। इवन कि जैसे कि आप दुआ करते हैं तो आपको ये बिलीफ सिस्टम है कि अल्लाह ताला हमारी ये बात सुन रहे, तो आपको क्या होता है, सुकून मिलता है। आपको क्या कहते हैं, ट्रस्ट पे भी हो तो आपको चलो कोई और नहीं सुना, खुदा तो सुन रहा, खुदा तो देख रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ जी मेरा बदला खुदा लेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अल्लाह ताला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या साइकोलॉजिकल फंक्शन और बिलीव में आ सकता है। तो ये बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉलिटिकल एंड द बिलीफ सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रीजनल नेशनलाइजेशन, यानी कि आप जो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है इसमें पॉलिटिकल में भी असर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान जो सियासतदान है तो हमें बिलीफ सिस्टम से इमोशन कर तो हमारे से वोट वगैरह लेते हैं और हमें इस तरह हम उनके झांसे पे आ जाते हैं। इस तरीके से पॉलिटिकल एंड बिलीफ का ये आपस में इंटरलिंक है। अगर ये बिलीफ सिस्टम के बारे में आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछें, शॉर्ट में पूछे तो सिर्फ आपने शॉर्ट लिखने, अगर वो ज़्यादा डिटेल में मांगे तो आपने इसके तीनों लिखनी है लॉन्ग ब्याज। अगर लोकल नॉलेज ऑफ नॉलेज स्किल एंड कैपेबिलिटी पोजेस्ड बाय द पीपल लॉन्ग द स्पेसिफिक एरिया। ऐसा नॉलेज और स्किल जो लोगों के पास हो लेकिन बिलोंगिंग टू द स्पेसिफिक एरिया, मतलब बिलोंग हो किसी स्पेसिफिक एरिया। ऐसी स्किल जो ऐसी स्किल एबिलिटी जो उस टाइप के इस लोकेशन के लोगों पर हो तो उन पास लोकल नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखें सिंध के लोग कढ़ाई करने में माहिर है तो वो उनके पास लोकल नॉलेज है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लोकल नॉलेज, इसको आप स्किप कर दें। वैसे तो मैंने आपको बता दिया लोकल नॉलेज होता क्या है। आगे हमारे पास आता है जी साइंस नॉलेज एंड वर्सेस लोकल नॉलेज। साइंस और वर्सेस लोकल नॉलेज की क्या सिमिलरिटी। अब मैंने कहा बॉन्ड ऑफ जो नॉलेज हैं वो बेस करते हैं साइंस पर। उन्होंने कहा कि लोकल नॉलेज एंड साइंस ड्राइव फ्रॉम द साइंस और सिमिलर इंटरफेसिंग। जो साइंस एंड लोकल नॉलेज है वो दोनों ही आपस में सिमिलर हैं, बेस करते हैं साइंस पे, इनको साइंस से लिया गया है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये दोनों एम्पेरिकल और मेथडोलॉजी बेस्ड हैं, ठीक है। दोनों में एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन मेथडोलॉजी बेस्ड है। बोथ लोकल नॉलेज एंड साइंस यूज ऑब्जर्वेशन ऑफ द आउटवेयर। बोथ ही हमारे जो नॉलेज है वो यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं। वाइल बोथ ऑफ द नॉलेज आर यूज एक्सपेरिमेंट, दोनों यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट। लोकल नॉलेज प्रोसीड रेदर देन द ऑब्जर्वेशन एंड ट्रायल एंड एरर। यानी कि कोई काम आप करें, जैसे कि आप रोटी बना रहे हैं तो आप एक दफ़ा ठीक नहीं बनेगी, दूसरी दफ़ा ठीक नहीं बनेगी, जब आप वक्त के साथ बनाते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली गोल हो जाएगी। तो वो क्या ट्राई एंड एरर,
यानी कि आपने ट्राई किया, उस पर एरर आया, फिर आपने ट्राई किया, फिर एरर आया, फिर ट्राई किया, फिर एरर आया, फिर वो चीज़ कम परफेक्ट होगी। तो वो हमारे पास आता है लोकल नॉलेज एंड का, इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपेरिमेंट। और साइंटिफिक नॉलेज ऐसा होता है जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि जिसको आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे उसका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, उसका आंसर चेंज नहीं होता। तो वो हमारे पास है साइंटिफिक नॉलेज। अब डिफरेंस बिटवीन द लोकल एंड साइंस नॉलेज। साइंस नॉलेज टेक इन्फॉर्मेशन विच इज ट्रांसपोर्टेबल टू एनी सोशल सिचुएशन विच इज नॉट कॉन्टेक्स्ट बाउंड। जो साइंस व नॉलेज है उसकी सेक जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफरेबल है, ठीक है, किसी भी तरह से उस पर बाउंड नहीं है। लेकिन लोकल नॉलेज के लिहाज से ये नॉलेज सेक ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट ट्रांसपोर्टेबल टू एनी सोशल सिचुएशन, ठीक है, ये जो लोकल नॉलेज है उसमें बाउंड है। ये देखें, लोकल बाउंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद है द वैलिडिटी ऑफ अ एटम। लोकल नॉलेज इज लोकली रिस्ट्रिक्टेड। जो हमारे वैलिडिटी ऑफ एटम है, यानी लोकल नॉलेज जो वैलिड होता है वो हमारे लोकली वैलिड होता है। लेकिन जो हमारा साइंस नॉलेज है वो यूनिवर्सली होता है, ठीक है, यूनिवर्सली जब वैलिड हो तो वो हमारे पास आता है लोकल साइंटिफिक नॉलेज। इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाएं तब हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट होती है। अब जैसे कि हमारी कंट्री में कुछ चीज़ थोड़ा बहुत कुछ होता है तो वो डेवलपमेंट आ जाती है। इस चैप्टर को जो आगे जितने भी चैप्टर हैं उनको आपने सब वो रीड आउट करने हैं, ठीक है, इतने खास वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सारे डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स हैं वो आप खुद भी कर लेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आप ये करेंगे तो आपके अच्छा सिक्योर कर लेंगे सोशियोलॉजी में, क्योंकि सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो होता है कॉन्सेप्चुअल बेस में होता है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं चलता। तो आपको जो चीज़ें मैंने बीच बीच में बताई हैं तो आपने अपने माइंड पे रखनी है और बेसिकली। और दूसरी बात, आपने क्या करना है, नेट से अपने क्वेश्चन को सर्च करना है। कोई भी पेपर आपने सर्च करना है उसमें से 2 या 3 आपने ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो सिनेरियो बेस हो। जैसे कि फर्ज करें एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो एक बंदे को हायर करती है। उसका प्रोजेक्ट होता है कि वो चीज़ें जो है किसी भी कंट्री के अंदर ना डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और उसने जो बंदे को हायर किया है उसका काम ये है कि वो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाए। तो उसकी जो एक बंदा है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, तो आपने इस माइंड में सोचना है। ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली पेपर में कुछ इस टाइप का आ रहा भी है। तो आपने इस पे सोचना है कि इस सिनेरियो पे क्या आपका है, कि क्या उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि उसको किस किस तरीके से इम्प्रूव करें। तो टोटल 5 पॉइंट आपने सोच के रखनी है। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ। पहले एक्सपेक्टेशन उसकी क्या होगी, पहली बात है हेल्थ सेक्टर इम्प्रूवमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूवमेंट होगा, दोनों सेक्टर में होंगी। कंट्री के कल्चर जिस कंट्री है या जो भी है वो उसके समय इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, उसके लिहाज से सेक्टर के लिहाज से भी इम्प्रूवमेंट आएगी, उस कंट्री के लिहाज से भी इम्प्रूवमेंट आएगी। 2 और तीसरी इम्प्रूवमेंट ये होगी जब लोगों को एजुकेशन होगी, ठीक है, लोगों को जब एजुकेशन होगी पता चलेगा कि लोगों को कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होता है, इसको कैसे वर्क करना है। तो वो सारी बात है वो भी डेवलपमेंट मेथड यूज़ करेंगे और अच्छी तरीके से अर्निंग करेंगे। जब लोगों के पास एजुकेशन होगी, लोगों के पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी, तो लोग क्या करेंगे, बिजनेस सोसाइटी के अंदर आएगा। जब बिजनेस सोसाइटी के अंदर आकर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा। इस तरीके से आपने सोचना है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस मैंने आपको हिंट दी है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरीके से आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी करना है। एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती चलो जी। एंथ्रोपोलॉजी जब जाके रिसर्च करने जाता है तो उससे क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, ये भी क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। तो आपने इसको भी अपने माइंड पे रखना है। 3 या 4 पॉइंट हैं। मैं इसके बारे में भी आपको गाइड कर सकती हूँ। एक तो ये गाइड कर देती हूँ, एक तो ये है कि एंथ्रोपोलॉजी जहाँ भी जाता है तो वो क्या करता है, मोस्टली ऐसे लोग नहीं होते कि हाँ हमने बोल रहे हैं वो सच बताएं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते ही नहीं एंथ्रोपोलॉजी आकर डिस्कस करें, क्योंकि उनको पता है कि इनकी कल्चर के अंदर, इनकी कंट्री के अंदर ये चीज़ बुरी है, तो जब हाईलाइट होंगी तो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ सही बताते ही नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जब कल्चर एंथ्रोपोलॉजी जाता है, उनकी जगह रहता है,
उस जगह रहता है, उसको एक्सपीरियंस को करता है, तो हर बंदा उसको ये नहीं होता कि हर चीज़ को वो सूट करते हैं। हर किसी को, जैसे आपको पता है पानी चेंज हो जाता है तो फ़र्क पड़ जाता है, खाने का टेस्ट के लिहाज से फ़र्क पड़ता है, तो एंथ्रोपोलॉजी बीमार पड़ सकते हैं, इनको इस पर भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। नंबर 3, उनको इस वजह से डिफ़िकल्टी हो सकती है कि जहाँ वो सोसाइटी जा रहे हैं वहाँ एक एंथ्रोपोलॉजी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अब वो बहुत बैकवर्ड पे जा रहा है, जिसमें लोगों की इसको लैंग्वेज ही से समझ नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो उसके लिए भी उनको मसला होगा। अब जो था हमारे पास ये भी पॉइंट आ सकता है कि जब अब आपके पीपल जो होंगे वहाँ के अनएजुकेटेड होंगे, इनको नहीं पता होगा कि आपने कैसे करना है, तो वो क्या करेंगे, तो वो आपको उस तरीके से गाइड नहीं करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी का जो सर्च मेथड होता है वो ऐसा एज अ क्वेश्चनरी हो जाता है, या कोई ऐसे कर लेते जो लोग नहीं जानते, कोई आपको पेपर दे देते जिसमें येस और नो आपने आंसर लिखना। जब आपको पढ़ना ही नहीं आता होगा तो आप कैसे येस और नो लिख सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपके लिए MCQs में रिपीट हो रहे थे, इसलिए से आप हैंड कर सकते हैं इसको सॉल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं शेयर करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरलिज्म को एज अ कैपिटलिज्म जो है, हम लोग उसको दूसरा नाम दे सकते हैं क्या? आप लोग एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते? एग्री करते हैं तो भी आंसर्स को दें, और नहीं एग्री करते तो भी आंसर दें। अगर आप एग्री करते हैं तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि फेडरलिज्म क्या होता है कि ओल्ड एक टर्म है, ठीक है, एक ओल्ड टर्म है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है। तो अगर आप इतना सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले हमारे जो है मैकेनिज्म आती है, फिर सोशलिज्म आती है, पहले कैपिटलिज्म आती है, सेकंड हमारी सोशलिज्म आती है, और इन फ्यूचर हमारी जो आएगी वो हमारी मैकेनिज्म आएगी। तो अगर हम इस लिहाज से कॉन्टेक्स्ट करें इन दोनों को टर्म्स को, तो देखा जाए तो कैपिटलिज्म अभी एग्जिस्ट कर रही है हमारे अंदर। तो इट मीन्स कैपिटलिज्म और फेडरलिज्म बोथ आर सेम थिंग, लेकिन इनका जो है वो एक ओल्ड टर्म है और एक ये न्यू टर्म है। और अगर इसको नेगेटिव में देखें तो ये इसको ना भी आप माने तो उसके लिहाज से भी आपने लॉजिकल आंसर्स को देना है। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, एक खास स्पेसिफिक वाले लोग हैं, और वो अपने जो है अपने फेस में पेंट करा लेते हैं, टैटू वगैरह बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? वो किस चीज़ को शो करना चाहते हैं? बेसिकली ये जो है वेस्ट का रिवाज है। वो उनकी कंट्री में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जब उनको किसी डोमिनेट सोसाइटी को दिखाना होता है, यानी कि ये सुपीरियर है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो फेस या कहते हैं बॉडी में या किसी भी हिस्से में बॉडी के टैटू वगैरह बना लेते हैं, पेंट बना लेते हैं, इससे जो लगता है अगले बंदे को कि ये सुपीरियर है, तो वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इसमें हम ये लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके जो है पेपर में रिपीट हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेविड रिकॉर्डर आपकी जो पर्सनालिटी की क्या टाइप्स हैं? पर्सनालिटी की उनके उसके लिहाज से 3 टाइप थी, ट्रेडिशनल थी, इनर थी और अदर थी। जो अदर है उसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो एम्बिशियस फीलिंग वाले होते हैं। उसमें अबाउट राइट एंड रॉन्ग में अगर क्या मतलब क्या उसके वैल्यू और नॉर्म्स क्या कह रहे हैं, क्या गलत है क्या ठीक है, अगर वो गलत है या नहीं है, ठीक है, तो उसमें वो शर्मिंदा है या नहीं है, उनका एक्ट कैसा है, अगर वो कोई गलती कर देते हैं कि उसमें शेमफुल फील करते हैं नहीं करते। उसके बाद है ट्रेडिशनल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। इसमें जो लोग होते हैं इनर पर्सनैलिटी आर गिल्टी ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, गिल्टी फील करते हैं, दे आर स्ट्रांगली होते हैं अब अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उसको एक्सेप्ट करके उनको जो उसकी पनिश है वो देंगे। ये जो है पेज नंबर 63 पर पर्सनैलिटी टाइप्स लिखी हुई, इनको आपने आपस में पढ़ लेना है। जो अभी रिसेंटली पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन, ये जो 4 क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन की अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये भी रिसेंटली पेपर पे आ रहा है। जितनी भी टाइप आपने क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आपको समझाई है वो आपने याद रखनी, कौन सी टाइप आइडियोलॉजी की है और कौन सी टाइप किसकी है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।